सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो आए दिन इसके बारे में प्रधानमंत्री जी का मीटिंग होते रहता है, किसानों को बुला के सम्मेलन होते रहता है। तो ये जो सम्मान निधि योजना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव जो न्यूज़पेपर होते हैं वो कुछ भी ऑब्जेक्टिव बनाएंगे वो नहीं चलेगा। जो स्कीम का ऑपरेशनल गाइडलाइंस जारी होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो उसमें जो लिखित में ऑब्जेक्टिव होता है वही परीक्षा में स्टेटमेंट होता है। इसीलिए जो परीक्षाएं होती है उनमें गवर्नमेंट रिपोर्ट से आता है, ना कि पेपर से। भले ही न्यूज़पेपर वाले गवर्नमेंट रिपोर्ट को छापते हैं तो काफ़ी हद तक आपको ऐसा लगता है कि न्यूज़पेपर से आता है, लेकिन एग्जाम बॉडी न्यूज़पेपर के बजाय वो कहाँ से देते हैं? रिपोर्ट से देते हैं, गवर्नमेंट रिपोर्ट से। एनुअल रिपोर्ट है या कई तरह के उनके रिपोर्ट होते हैं उनसे। तो ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का इनकम सपोर्ट, ऑगमेंट द इनकम ऑफ ए फैमिली। तो यहाँ पे जो भी परिवार है उसके ना इनकम सपोर्ट, तो इसका कीवर्ड क्या हुआ? ऑगमेंटिंग द इनकम या सपोर्ट द इनकम। इस लाइन को याद रखो। अब दूसरी बात है किस किसान को, बेनिफिशियरी की बात है। तो यहाँ पे दूसरा जो कीवर्ड है ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर। ऑल लैंड होल्डिंग, चाहे वो स्मॉल फार्मर हो, चाहे मार्जिनल हो, चाहे मीडियम हो, चाहे लार्ज हो, तीनों कैटेगरी, चारों कैटेगरी के फार्मर को मिलेगा, लेकिन लैंडलेस लेबर को नहीं मिलेगा। ये कीवर्ड याद रखना जब भी क्रिटिकल थिंकिंग वाला, क्योंकि जिस आदमी के पास ज़मीन नहीं है तो वो तो और कमज़ोर तबका होगा, लेकिन बात यह है उसकी पहचान क्या होगी कि वो किसान है। क्योंकि ये जब स्कीम ही किसान के लिए है, फार्मर के लिए, तो लैंडलेस वाला तो कोई भी हो सकता है। शहर में कोई काम धंधा करने वाला बिजनेस वाला भी, अंबानी भी लैंडलेस हो सकता है। यू आर गेटिंग? क्योंकि उसके पास एग्रीकल्चर जमीन नहीं है तो उसको भी आप काउंट कर सकते हैं। तो लैंड होना एक महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है किसान होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे फोकस किया गया है ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर, ये भी कीवर्ड है, याद रखना। यहाँ ये भी जान लीजिए कि जैसे मैंने बताया सप्लीमेंट द फाइनेंशियल नीड ऑफ फार्मर, क्योंकि किसान को अक्सर क्या होता है, पैसे की कमी पड़ ही जाती है और उसका जो बिजनेस है वो उतनी फ़ायदा में रहता ही नहीं है। मैक्सिमम किसान है ना, उनको लोन वगैरह की ज़रूरत पड़ते रहती है। तो सरकार ने उनको इनेबल करने के लिए कि अपने बीज फर्टिलाइज़र खरीद सकें, इसलिए उनके फैमिली चलाने के लिए या फिर एग्रीकल्चर एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए ये एक्स्ट्रा अमाउंट देने का सोचा। और ये इफ़ेक्टिव कब से हुआ? इफ़ेक्टिव है 1/12/2018, 1 दिसंबर 2018 से। तो देखिए स्कीम कई बार बहुत पहले स्टार्ट हो जाता है और लॉन्च बाद में होता है, क्योंकि लॉन्च करने के लिए पब्लिक एक मुहूर्त चाहिए रहता है कि भैया किस दिन थोड़ा इम्पैक्ट या इफ़ेक्ट बनेगा। तो इफ़ेक्टिव इसका 1 अप्रैल 2018 का है, लेकिन इसको लॉन्च किया गया लगभग 2 महीना बाद में, 24 फरवरी 2019 को। तो दोनों डेट अलग हैं। इस तरह के जब दो डेट डिफर होते हैं ना, तो वो एग्ज़ाम में ट्रिकी क्वेश्चन बन जाते हैं, और आप एक डेट याद रखे हो तो गड़बड़ हो जाता है। तो इस तरह से याद रखें कि पीएम किसान ज़्यादातर स्कीम जो है जिस दिन लॉन्च होते हैं उसी दिन ही वो इफ़ेक्टिव होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। इफ़ेक्टिव डेट आगे पीछे हो सकता है। ज़्यादातर इफ़ेक्टिव वो पहले हो जाता है, ऑपरेशनल पहले हो जाता है, और फिर इसका लॉन्च एक का सही समय देख करके करते हैं। तो 24 फरवरी 2019 है, ये इसका क्या है? टाइमलाइन है, ठीक है, इसका टाइमलाइन है। अब यहीं पे आपको बताना चाहूँगा इसके बारे में। जब ये शुरू में स्टार्ट हुआ, तो शुरू में स्टार्ट हुआ, ऑपरेशनल हुआ, तो उस समय में ये केवल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए था ओरिजिनली। केवल किसके लिए? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। और स्मॉल और मार्जिनल फार्मर की क्या क्राइटेरिया?
मार्जिनल फार्मर मतलब जिसके पास में 0 से कितना 1 हेक्टेयर तक की जमीन है, और स्मॉल फार्मर जिसके पास में 1 से 2 हेक्टेयर। यानी इस ग्रुप में कौन आ जाएगा, जिनके पास 2 हेक्टेयर से नीचे की जमीन है। तो इन छोटे और सीमांत किसानों को ही फायदा दिलाना था, ठीक है, और इन्हीं को ही मतलब ये सपोर्ट देना था। लेकिन 1/4/2019 1 अप्रैल 2019 को ये महसूस किया गया कि शायद इसको ना सबके लिए कर देना चाहिए। और फिर ये भी डेडलाइन टाइमलाइन याद रखना, 1 अप्रैल 2019 से ये सबके लिए इफेक्टिव हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो 1 अप्रैल 2019 से अब ये सभी फार्मर, और वहाँ पे उनके ज़मीन के साइज को ध्यान में नहीं रखा जाता। हाँ, दूसरे क्राइटेरिया हैं, क्योंकि ये सीधा प्रसाद बंटने जैसे कार्यक्रम है कि सीधा जो है ना खाते में आएगा, तो कोई भी आदमी मुंह उठा के चलाएगा कि हम भी किसान हैं, हमको दे दो। तो एक्सक्लूजन की कैटेगरी रखना जरूरी है। जो बेनिफिशियरी किसान हैं उस दायरे में कौन कौन नहीं पड़ेंगे, उसका भी एक कंप्लीट लिस्ट होता है, ठीक है, कि कौन जो भी संवैधानिक पोस्ट में हैं, जिनको ऑलरेडी मिल रहा है, सरकारी नौकरी में हैं, तो उनको नहीं, उनके परिवार के लोगों को नहीं मिलता। तो इस तरह से इसके क्राइटेरिया हैं। तो जमीन अब कायदा नहीं रहा, जमीन डिसाइड नहीं करेगा कि किसको मिलना है नहीं मिलना है, लेकिन उसका जो पोस्ट है, पद है, वो डिसाइड करता है, ठीक है, कि उसके परिवार में कोई नौकरी वाला है या नहीं है, वो जरूर डिसाइड करता है कि उसको ये सपोर्ट राशि है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा पीएम किसान के तहत में। प्रेजेंट बेनिफिशियरी पीएम किसान स्कीम का सारे किसान हैं, और उसके पास में कितना भी जमीन हो कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता। तो ये पॉइंट याद रखना। पीएम किसान है, इसके तहत में मेन प्रोविज़न क्या है। अब यही कीवर्ड है, ज़्यादातर परीक्षाओं में यही पूछा जाता है, क्या कि इसका मेन प्रोविज़न क्या है किसी भी स्कीम का। तो इसका जो मेन प्रोविज़न है वो है 6,000 रुपीज़ पर ईयर का सपोर्ट। एक साल में 6,000 रुपया का सपोर्ट मिलेगा किसान को। कितने इक्वल इंस्टॉलमेंट में? 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। तो 6,000 का 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा? 2,000 रुपीज़ ईच। और 2,000 रुपीज़ है, 3 इंस्टॉलमेंट है, तो हर एक 4 महीना में, इन द एवरी 4 मंथ्स ये मिलेगा। और ये कैसे मिलेगा? थ्रू द बैंक अकाउंट। जो बेनिफिशियरी किसान हैं उनके अकाउंट में सीधा ये पैसा गिरेगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कार्यक्रम के तहत में। मतलब ना सब किसानों का जोड़ दिया गया है, उनके आधार, उनके ज़मीन से, और इस तरह से कि कौन से किसान का ज़मीन है तो उसको इस दायरे में ला दिया गया है। केवल उसको फॉर्म भरते समय मेंशन करना होता है कि उसके घर में कोई ऐसा सदस्य तो नहीं है जो एक्सक्लूजन दायरे में आता है, जिसको नहीं मिलेगा। तो वो फॉर्म भरते समय में वो डिस्क्लेमर डालते हैं, तो सही इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो फिर आपको ये कार्यक्रम के तहत में सपोर्ट इनकम ये मिल जाएगा 2,000 रुपया प्रति 4 महीना के अंदर में। 4 महीना में एक बार, 4 महीना में दूसरा, 4 महीना में तीसरा, तो एक साल में टोटल 6,000 रुपया मिलेगा। ये जो स्कीम है ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मोड से किसान के खाते में जाता है। और रजिस्ट्रेशन के लिए pmkisan.gov.in वेबसाइट है, pmkisan.gov.in। आपको जैसे मैंने बताया था, सरकारी जो वेबसाइट होते हैं रिलायबल, वो .gov.in है, gov.in। और कई पहले क्या होता था .nic.in। इसके अतिरिक्त gov.in जो पीछे में लगा रहता है, और जो .nic.in के अतिरिक्त जो होते हैं वो ज़्यादातर प्राइवेट ही होते हैं। कई बार गवर्नमेंट के भी कुछ ऐसे संस्थाएं
जो कि टेम्प्ररी कोई काम कर रही हैं, तो वो लोग भी प्राइवेट डोमेन बुक कर लेते हैं। जैसे आप एनटीए का देखेंगे तो एनटीए कभी भी डॉट नेट डॉट आईसीआर इस तरह के भी साइट ना बुक कर लेता है अचानक से। उनको वो 2-3 साल यूज़ करते हैं फिर छोड़ देते हैं, वो परमानेंट यूज़ नहीं करते। कायदे से उनको डॉट गॉव का या gov.in का या .in का ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि एनटीए है जो एग्ज़ाम कराता है बड़े बड़े एग्ज़ाम को, आईसीआर के एग्ज़ाम को, नीट मेडिकल, तो उसको केवल एक ही फिक्स टाइप का करना चाहिए, क्योंकि तो गवर्नमेंट का है और कोई दूसरा ले नहीं सकता। लेकिन वो हमेशा बदलते रहते हैं। मैंने पिछले 7-8 सालों से देखा है, 5-6 सालों से एनटीए और आईसीआर ये बदलते रहते हैं। आईसीआर भी पहले ना अपना प्राइवेट वाला डोमेन यूज़ करता था, क्योंकि वो एक सोसाइटी है। अब वो डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर उसको रेगुलेट करने लगा है, तो उसका भी वेबसाइट में आपको अब gov.in भी देखने को मिलता है। तो ये gov.in का भी मतलब समझ के रखिए, ठीक है। अब बात आता है कि किसको ये 6,000 रुपया मिलेगा, कौन किसान है, इसका चयन कौन करेगा, तो इसे कहते हैं बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन। तो कौन डिसाइड करेगा हु विल बी द राइट बेनिफिशियरी? तो आंसर है इस काम को स्टेट गवर्नमेंट और यूटी को दिया गया है। मतलब जो राज्य सरकार हैं वो तय करेंगे कि ना किसी इसका जो सपोर्ट राशि मिलेगा वो ना केंद्र सरकार के ऑफिस नहीं करते, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय करते हैं चयन करने का काम कि किस बेनिफिशियरी को ये सपोर्ट इनकम मिलेगा। केंद्र का काम है पैसा देना स्कीम के तहत में स्टेट गवर्नमेंट को भी नहीं जाएगा, क्योंकि तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है। ये बैंक से जुड़े हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक को अलॉट करेगा, केवल जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करेगा, उनको ना वो नाम दे देगा कि हाँ इस तरह से नाम ये मिला है, आप इनको ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है, बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन का काम स्टेट गवर्नमेंट का है, ये याद रखना। फिर आता है कौन सा कैटेगरी है जो एक्सक्लूडेड है, जिसको इस दायरे में नहीं रखा गया। तो नॉट एलिजिबल फॉर गेटिंग बेनिफिट अंडर द पीएम किसान। मैं आपको बहुत सारे कैटेगरी हैं, कुछ कैटेगरी बता रहा हूँ। पहला है ऑल इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर, जो भी सरकारी तौर पे ज़मीन रखते हैं वो इस कायदे पे नहीं आएंगे। कई बार सरकार से भी अलॉट होता है लैंड, तो जिनको सरकारी ज़मीन अलॉट है तो वो इस दायरे में नहीं आएंगे। दूसरा, फार्मर्स फैमिली बिलोंग टू होल्डर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। ऐसे किसान जो कि ऐसे परिवार के घर में आते हैं जिसके कोई मेंबर, डायरेक्ट जो मेंबर है वो किसी संवैधानिक पद में है, या फिर वो किसी मिनिस्टर के रिलेटिव है, या ऑल सर्विंग या रिटायर्ड ऑफिसर प्रोफेशनल लाइक डॉक्टर्स, इस तरह के जो रजिस्टर्ड डॉक्टर वगैरह हैं उनके भी संबंधित जो घर का मेंबर, जैसे मान के चले पत्नी किसानी कर रही है, या हस्बैंड किसानी कर रहा है और पत्नी डॉक्टर है, तो उसको नहीं मिलने वाला। तो ये क्राइटेरिया है। अब ये क्राइटेरिया बताना है, ये छुपाना है, ठीक है। ये काफ़ी हद तक उनके ऊपर डिपेंड करता है। पकड़े गए तो दिक्कत में आएगा और नहीं पकड़े गए तो मिल भी जाएगा कि वो तो किसान ही कहेगा पति अपने आप को, लेकिन पत्नी यदि रजिस्टर्ड डॉक्टर है और प्रोफेशनल है तो उसको इस दायरे में नहीं आएगा, वो इनकम सपोर्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो गांव घर में आप जानते हो भले ये 6,000 है, लेकिन 6,000 के लिए भी लड़ने मरने जैसे बात हो जाती है, प्रोसेस में लोग भागते हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल बेनिफिशियरी, तो अभी तक ये देखा गया कि इस दायरे में लगभग 12.5 करोड़ 12.5 करोड़, तो ये एक तरह से अकाउंटिंग है ये कि हम लास्ट में देख रहे हैं कि अभी तक कितना जुड़े हैं। तो ये एक तरह का स्टेटस बताता है, ये चेंज होता रहता है। कुछ एग्ज़ाम में इस तरह के नाम पूछे जाते हैं। 12.5 करोड़ बेनिफिशियरी आइडेंटिफाई किए गए हैं जो इस तरह से डायरेक्ट बेनिफिट लेंगे। तो अब पैसा कितना लगेगा, आप हिसाब लगा लो मोटा मोटा। जब किसान ही 12.5 हैं
तो इसमें आप एक को पीछे में 6,000 करोगे, एक रफ कैलकुलेट करोगे तो लगभग आप कैलकुलेट कर लो कि कितने करोड़ जाने वाला है, 78,000 करोड़। तो मतलब थोड़े से और उससे जाएगा, तो 78 मतलब लगभग 80-82 तो मान ही लो, ठीक है। 85,000 करोड़ के आसपास में एनुअल इसका बजट लगने वाला है इस स्कीम को। इसके तहत में और आप जानिए कि अंडर द पीएम किसान योजना द नंबर ऑफ एलिजिबल लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिली हैज बीन एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16 डाटा। जो किसान कि कौन किसान का इस दायरे में आएगा और वो एलिजिबल है या नहीं है, उसके लिए जो डाटा यूज किया गया था एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16 का डाटा, ठीक है। फिर हम बात करेंगे पीएम किसान स्कीम कौन रन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। कृषि मंत्रालय को सीधे तौर पे आप मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के नाम से जानते हैं, लेकिन ब्रीफ में कहते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कौन है, यूनियन मिनिस्टर तोमर सर, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है। अब जैसे आप एक डिजाइन समझते हो, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर केंद्रीय कृषि मंत्रालय है, तो उसका एक बड़ा मिनिस्टर है यूनियन मिनिस्टर, लेकिन मैंने बताया कि दो और स्टेट मिनिस्टर होते हैं। अभी प्रेजेंट में एक रूपाला है और दूसरा एक और हैं, क्या नाम है वो, कर्नाटका के कजिमोही ऐसे कुछ नाम है, मैं एकदम से दिमाग से उतर गया, ठीक है। तो दो स्टेट में, एक तो वो कैलाश चौधरी भी हैं शायद तक, वो भी हैं अभी भी राजस्थान वाले। तो 2 या 3 स्टेट मिनिस्टर होते हैं। अब बात आता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से जो मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी अलग कर दिया गया, पहले उसी में आता था, कुछ 1-2 साल पहले उसको अलग कर दिया गया। तो उसके मिनिस्टर कौन है, गिरिराज सिंह बिहार से, ठीक है। तो वो हैं, तो अभी उनके बारे में वो उधर का भी सेक्टर को देखेंगे कि डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री में क्या है। आप में करंट अफेयर का जो चेंज होते रहता है ना, वो हमेशा और बदलते रहता है, तो उस पहलू पे अलग से डिस्कस करूंगा लिस्ट बदल के। यहाँ तो कि स्टेबल डाटा हद तक चलते रहता है, काफ़ी हद तक उनको हम लोग बात करते हैं। पीएम किसान स्कीम इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम विद ए 100% फंडिंग। तो देखिए यही बात है, सेंट्रल सेक्टर का मतलब क्या हुआ, 100% फंडिंग कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। यही यदि वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होता तो इसका मतलब क्या होता, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल के करेंगे।